नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे 18वां अध्याय 18वां पाठ, जिसका नाम है उपभोक्ता एवं विवेक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इस पाठ का आज सबसे अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सूचना का अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे संविधान ने सबको जानने का अधिकार दिया है कि भाई हमें जानकारी होनी चाहिए, देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हालांकि वो तो हमें न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, उन सब के माध्यम से मिल जाती है। लेकिन जो देश में विकास का काम चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे पुल बन रहा है, ट्रेन का काम चल रहा है, रेलगाड़ी की पटरी बीच रही है, तो उस सब का काम चल रहा है। तो अभी आपको जानना है कि भाई इनमें खर्चा कितना हुआ, अगर सड़क बन रही, सड़क में कौन सा मटेरियल डाला गया, जो मटेरियल डाला गया वो सही में अच्छा है कि बुरा है, ठेकेदार कौन है उस सड़क को बनाने वाला, उसका कितना खर्चा है, कितने मजदूर यहाँ पे काम करते हैं। मतलब एक तरह से देश में जो कुछ भी काम चलता है या देश में जो कुछ भी होता है उस सब की जानकारी आपको जानने का अधिकार है। यही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यही है सूचना का अधिकार। आप पूछ सकते हो जाके, हालांकि आप डायरेक्ट नहीं जाके पूछ सकते, आपको पत्र लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा या फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके माध्यम से आपको हर प्रकार की सभी जानकारी जो है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हम पढ़ते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट आपने अक्सर कई बार मोबाइल में सुना होगा, टीवी में सुना होगा, इंटरनेट पर देखा होगा। आरटीआई तो हर जगह आपने सुना ही सुना होगा कि देखो आज आरटीआई से इस घोटाले का खुलासा हो गया, आज आरटीआई के माध्यम से यहाँ पे पता चल गया कि इतने सरकारी शिक्षक जो थे वो बिना फर्जी डिग्री के काम कर रहे थे। तो ये सब जो खुलासे होते किसके माध्यम से होते हैं? आरटीआई के माध्यम से होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी आगे इस पर बात करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आरटीआई जो सूचना का अधिकार है, वो जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब 15 जून 2005 को ये एक्ट, ये कानून लोकसभा से पास हुआ। कब? 15 जून 2005 को। और 13 अक्टूबर 2005 को ये कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ साथ पूरे देश में लागू हो गया। पूरे देश में ये कानून लागू हो गया। कब हुआ? 13 अक्टूबर 2005 को। और ये कानून लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 15 जून 2005 को, ठीक है ना। इस कानून के तहत आप क्या क्या कर सकते हो? तो सबसे पहला कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो कार्यालय या कोई भी केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, कोई भी विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो। मतलब कार्यालय मतलब जहाँ पे कामकाज होता हो, विभाग मतलब जैसे कि वित्त विभाग हो गया, है कि नहीं, शिक्षा का विभाग हो गया, जो सरकार के अधीन रहते हैं। तो वहाँ से भी आप सीधा सूचना प्राप्त कर सकते हो। बताओ भाई आपने ये योजना चलाई तो इस योजना का लाभ कितने लोगों को पहुँचा, तो ये भी आप सीधा सरकार से मांग सकते हो। इसके बाद दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकते हैं तथा प्रमाणित प्रतियां को भी ले सकते हैं। जो कामकाज चल रहा है, जो भी आप जिस प्रकार की सूचना प्राप्त करते हो, लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके दस्तावेज देख सकते हो कि देखो चलो मैं इसका कागज देख लूँ, उसके जो रिकॉर्ड है कि दिखाओ भाई मुझे इसके रिकॉर्ड दिखाओ, कितना काम हुआ, कितना काम होना बाकी है। तो आप दस्तावेज देख सकते हो, आप उसके रिकॉर्ड देख सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप उनकी जेरॉक्स कॉपी भी ले सकते हो, उनकी प्रतियां भी, प्रमाणित प्रतियां भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद कामों को भी देख सकेंगे आप। भाई सरकार ने बोल दिया कि देखो हमने यहाँ पे ये चीज़ बनाई, हमने यहाँ पे ये चीज़, ये पुल यहाँ पे बनाया है, तो आप इस आरटीआई एक्ट के तहत वहाँ पे जाकर उसको देख भी सकते हो, है कि नहीं। तो ये भी आपके पास एक सूचना का अधिकार है। काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकते हो। कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे सड़क बन रही है, सड़क के लिए अच्छे सीमेंट का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छा कंक्रीट का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप उसका सैंपल लेके, आप उस सैंपल का नमूना लेके आप आगे भेज सकते हो जांच करने के लिए। इसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छी तरह से सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ का सैंपल भी ले सकते हो और अपने हिसाब से उसकी जांच भी कर सकते हो। ये भी सूचना के अधिकार के तहत ही आता है। इसके अलावा कंप्यूटर, सीडी, फ्लोडी में भी सूचना मिलेगी आपको। देखिए आजकल तो इंटरनेट का ज़माना हो गया, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो उस समय कागज़ के अलावा, देखिए एक सूचना होती कि आपको सरकार ने कागज़ की प्रिंट निकाल के दे दी, दूसरा
तरीका उस समय क्या होता था कि आपको सीडी मिल जाती थी, आपको फ्लोडी मिल जाती थी, तो उसमें भी आपको जो है सूचना मिल जाती थी। अभी कैसे, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको ईमेल कर देते हैं, ईमेल के तहत आ जाता है कि नहीं। तो कंप्यूटर के तहत भी आपको ये जानकारी मिल जाती है। इसके बाद क्या है, मजदूरी के मस्टबोल, लॉग बुक, टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक विभाग की योजनाएं भी आप देख सकते हो। मतलब कि क्या, जो लोग मजदूर कर रहे हैं उनके मस्टबोल, उनके जो रजिस्टर होते हैं वो भी आप देख सकते हो। लॉग बुक, टेंडर भी, टेंडर किसको दिया है, कितने में दिया है, वो सब आप देख सकते हो। कैश बुक विभाग मतलब जहां से पैसों का लेन देन होता है, तो कैश बुक विभाग की योजनाएं भी आप देख सकते हो। तो ये सब किसके तहत आता है, सूचना के अधिकार के तहत ही आता है। इसके बाद क्या है, सूचना, भाई ठीक है, हमें पता है, हमें भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हमें पता है ये सब। लेकिन अभी हम सूचना प्राप्त कैसे करें, इस सूचना को प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, क्या क्या हमें प्रक्रिया को जो है उसको अपनाना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोसेस के तहत हमको सूचना मिलेगी। तो देखिए, या तो आप सीधा लेटर लिख सकते हो, या सीधा ईमेल भेज सकते हो, फॉर्म भी भर सकते हो। इसके अलावा यही सब मुख्य काम होते हैं। तो आपको 10 रुपये जो है कैश देने पड़ेंगे, या तो आप 10 रुपये नकद दीजिए, या पोस्टल ऑर्डर से 10 रुपये उनको भेज दीजिए जहां से आपको लेना है। अगर आपको पंचायत से सूचना लेना है तो या तो आप नकद जाके दीजिए या पोस्टल कर दीजिए पैसा। अगर आपको किसी शिक्षा विभाग से सूचना लेनी है तो आप 10 रुपये या तो जाके कैश कर दो, या फिर जाके क्या कर दो, पोस्टल भेज दो। देखिए, अगर आपको बड़े आकार के कागज में सूचना चाहिए, मान लीजिए 1-2 कागज जो चलता है, लेकिन मान लीजिए 500-600 कागजों की सूचना चाहिए, या कुछ बड़ी फाइल की आपको सूचना चाहिए, मतलब जितनी बड़े आकार की सूचना होगी ना, तो उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, अलग से उसकी जो है अलग से राशि, अलग से पैसा उसको देना पड़ेगा। ये 10 रुपये की फिक्स देना ही देना है। इसके अलावा भी आपको अगर जितनी बड़ी सूचना चाहिए उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। सीडी फ्लोडी के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे सूचना सीडी में मिले या फ्लोडी में मिले, तो आपको उसके लिए 50 रुपये अलग से देना होगा। इसके बाद आप जो भी दस्तावेज देखोगे, जो भी रिकॉर्ड देखोगे, अगर उन रिकॉर्ड की आपको अगर फोटो कॉपी चाहिए तो पर पेज के 2 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपये जमा करवाने के बाद, भाई देखिए आपने रिकॉर्ड या दस्तावेज देख लिए, आपको उसने 10 रुपये जमा भी करवा लिए, तो आप रिकॉर्ड या दस्तावेज 1 घंटे तक निःशुल्क देख सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना। आपने रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए पहले 10 रुपये जमा करवाए, यहाँ पे 10 रुपये जमा करवाए, ठीक है, अभी आप उसको निःशुल्क 1 घंटे तक देख सकते हो। लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आप उसको 15 मिनट या 15 मिनट से भी कम समय के लिए देखना है, तो हर 15 मिनट का आपको 5-5 रुपये अलग से देना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि 10 रुपये हमने 1 घंटे के लिए दिया, और 5-5 रुपये 15-15 मिनट के लिए हम देते जाएंगे। ठीक है ना। आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना आपको मिल जाएगी। आपने जैसे ही आवेदन किया, मान लीजिए आपने आज आवेदन किया, तो आज से 30 दिन के भीतर आपको जो है कोई भी सूचना मिल जाएगी। ठीक है ना। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना मिल जाएगी। मान लीजिए आपके जीवन से जुड़ी कोई सूचना खास, जिससे आपका जीवन बच सकता हो, या फिर कोई खास सूचना है, या फिर कोई स्वतंत्रता के बारे में जहाँ पे आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन होता है, उसके संबंधित आपको कोई भी सूचना चाहिए, तो वो 48 घंटे के भीतर आपको वो सूचना मिल जाएगी। हालांकि जब आप सूचना देंगे तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप बताना पड़ेगा, देखो भाई मेरे जीवन से जुड़ी हुई ये सूचना है, मुझे 48 घंटे के भीतर ये सूचना चाहिए। ठीक है ना। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। देखिए आप जिस भी अधिकारी, देखिए हर विभाग में ना आरटीआई का मतलब सूचना के अधिकार का एक अधिकारी रहता है। मतलब एक हर विभाग में, पंचायत में, कहीं पर भी जाएंगे, एक सूचना देने के लिए अधिकारी रहता ही रहता है। उसका काम ही होता है कि लोगों को सूचना देना। मतलब उसको आरटीआई एक्ट के तहत हर कार्यालय में, हर विभाग में, हर ऑफिस में एक अधिकारी को बैठा दिया गया है। तो वो क्या करेगा कि भाई उसके पास सब थोड़ी ना रहती है, सब जानकारी उसके पास थोड़ी ना रहती है, वो भी कहीं से मंगवा के देगा ना। तो जब आप सूचना के लिए आवेदन करोगे तो जो सहायक सूचना अधिकारी होगा वो 35 दिन के भीतर आपको सूचना मंगवा कर देगा। समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। अगर आपको समय की अवधि के भीतर, टाइम लिमिट कितनी, 35 दिन की, यहाँ पे 30 दिन की, ठीक है ना। आप 35 दिन की, अधिकतम 35 दिन की टाइम लिमिट लेके चलिए। अगर आपको 35 दिन के भीतर सूचना नहीं मिली तो आपको से समझना चाहिए कि भाई अभी तो नहीं मिलेगी, इनकार कर दिया, मना बोल दिया, हमें इस सूचना नहीं मिलेगी। हालांकि आपको जबरदस्ती बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस वजह के आपको कोई भी सूचना देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है।
देखिए अभी क्या, सूचना नहीं देने पर जुर्माना या पेनल्टी सूचना। अगर आपने कहीं पे सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए आपने किसी विभाग से, किसी ऑफिस से सूचना के लिए अपील की और आपको सूचना देने से मना कर दिया, तो अब क्या होगा, तो आप आगे शिकायत करोगे तो जो अधिकारी होगा उस पर जांच बैठेगी, उस पर भी जो है जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना दी तो उसको 250 से लेकर के 25,000 तक रोजाना का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा उस अधिकारी के ऊपर। इसके अलावा जो सूचना आयोग है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचना आयोग है, वो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। मतलब जिस अधिकारी ने आपको सूचना देने से मना किया या फिर उसने जानबूझकर गलत सूचना दी या फिर अधूरी सूचना दी या फिर भ्रम में डालने भ्रामक सूचना दी, तो आप पे वो मतलब उस अधिकारी पे जो सूचना आयोग है वो क्या बिठाएगा, जांच बिठाएगा और उसको जांच बिठा के उस पर आगे की जो है कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। अभी आगे देखिए भाई आपको कौन कौन सी सूचना नहीं मिल सकती। देखिए देश में कुछ ऐसे मामले होते हैं ना जो बहुत गुप्त होते, बहुत सीक्रेट होते हैं। हर चीज की सूचना होना सबके आवश्यक नहीं है ना भाई। लोगों को किसी योजना की सूचना जाननी होती है, कौन सा काम चल रहा है वो जानना होता है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ही गुप्त सूचना है, वो सरकार लोगों को कैसे देगी। बात भी यही सही भी है ना कि कोई गुप्त सूचना है वो कैसे देगी। तो कौन कौन सी वो सूचनाएं हैं जो सरकार आपको नहीं दे सकती या आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो राज्य की सुरक्षा संबंधित सूचना, जहां पे देश की, राज्य मतलब देश आ गया और अपना स्टेट आ गया, राज्य भी आ गया, ठीक है ना। तो राज्य की सुरक्षा संबंधित सूचना, जहां पे देश की सुरक्षा को लेकर के कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी सूचना के कारण कोई भी समस्या उत्पन्न होने वाली होती है, तो इस प्रकार की सूचना आपको नहीं मिल सकती। सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की गोपनीयता जानकारी, जो गोपनीय जानकारी होती है, कहा कि सुरक्षा रणनीति की, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की जो गोपनीय जानकारी होती है, उस प्रकार की आपको भी जानकारी नहीं मिल सकती। आप पूछोगे कि बताओ अपने देश की सुरक्षा रणनीति के आगे चाइना पर कैसे हमला करेगा अपने देश, उस प्रकार का अपने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए सूचना मांग ली, तो क्या देश ऐसी थोड़ी जानकारी, तो बहुत सीक्रेट बात होती है ना। इसके अलावा विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं, जब दो देशों के बीच में बातें होती है या बहुत ही गोपनीय ढंग से कोई प्लानिंग बनती है, योजना बनती है, तो उस प्रकार की सूचना भी आपको नहीं मिल सकती। जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकारों का हनन होता हो। मतलब देखिए न्यायालय हो गया, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, इनको एक विशेष प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। वो कौन से विशेष प्रकार के अधिकार हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, वो सब विशेष प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। अगर हम ऐसी सूचना मंगाते हैं या मांगते हैं जिनसे उन अधिकारों का हनन होता हो, उन विशेष अधिकारों का हनन होता हो, तो वो सूचना हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो, वो सुरक्षा भी आपको नहीं मिलेगी। आप कोई जो जासूसी एजेंसी, अपने देश की जो जासूसी एजेंसी है वो, उसकी भी आपको सूचना नहीं मिलेगी कि भाई वो कौन से काम की उसने, तो उस प्रकार की आपको भी सूचना नहीं मिल सकती। जो गुप्तचर ब्यूरो होते हैं, सीमा सुरक्षा बल होता है BSF, या फिर अपराध जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो इस प्रकार की जो सूचना है वो आपको नहीं मिल सकती। देखिए हर कार्यालय में सूचना का एक अधिकारी तो रहता ही रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख के लिस्ट बनाई है। देखिए ग्राम पंचायत के लेवल पर, अगर आपको ग्राम पंचायत से, आपकी जो ग्राम पंचायत है वहां से आपको अगर किसी प्रकार की सूचना लेनी है, तो आप या तो वहां के जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है, उसको आप लेटर लिख सकते हो, उसके नाम का लेटर लिख के उससे मांग सकते हो, या फिर जो ग्राम सेवक है, जिसको हम सरपंच कहते हैं, उससे भी आप जो है सूचना ले सकते हो। अगर पंचायत समिति क्या होती है, तहसील के स्तर पे होती है। बहुत सारी एक तहसील की बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिला के एक पंचायत समिति बनती है, ठीक है ना। तो पंचायत समिति से अगर आपको सूचना लेनी है तो आप वहां के विकास अधिकारी को पत्र लिख सकते हो। अगर आपको जिला परिषद से सूचना लेनी है तो आप वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिख के या उसको ईमेल भेज के फॉर्म भर के आप सूचना जो है मंगवा सकते हो। अगर आपको नगर पालिका से किसी प्रकार की सूचना लेनी है, देखिए गांवों के लिए होती है ग्राम पंचायत, जहां पे शहर है, जहां की ज्यादा जनसंख्या है, वहां में होती है नगर पालिका। तो अगर आपको नगर पालिका से सूचना लेनी है तो आप अधिशासी अधिकारी को जो है सूचना पत्र लिख के आप सूचना ले सकते हो। अगर आपको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कोई संस्था है, वहां से अगर आपको सूचना लेनी है तो उस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से आप सूचना ले सकते हो। मतलब कोई संस्था है, कोई NGO है या कोई स्कूल है
जिसको राज्य सरकार जो है सपोर्ट करती है, जो है राज्य सरकार की सहायता से वो संस्था चलती है। तो वहां से अगर आपको सूचना लेनी है तो आप उस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिख के सूचना ले सकते हो। अगर कोई बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, अगर आपको उन विश्वविद्यालयों से मतलब बड़े बड़े कॉलेज से आपको सूचना लेनी है तो आप वहां के कुल सचिव, जो वहां का सचिव होता है, कुल सचिव होता है, उससे आप सूचना ले सकते हो पत्र लिख के। इसके बाद क्या है, सरकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठ अधिकारी से आप सूचना ले सकते हो। मान लीजिए कोई सरकारी विभाग है, सरकार का कोई भी विभाग है, तो वहां से आपको अगर सूचना लेनी है तो जो विभाग का अध्यक्ष है, विभाग के अध्यक्ष के निचले वाला पद, विभाग के अध्यक्ष के जो निचला पद है उसके जो मतलब विभाग अध्यक्ष के अधीन सबसे वरिष्ठतम मतलब सबसे बड़ा वाला पद का जो अधिकारी है उससे आप सूचना ले सकते हो। मतलब कि देखिए एक विभाग है, उस विभाग का कोई अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष के ठीक निचले वाला जो पद का अधिकारी है ना, उससे आप सूचना ले सकते हो। इसके बाद शासन सचिवालय में, अगर आपको शासन मतलब जो सचिवालय होते हैं राज्य के देश के, उनसे अगर आपको सूचना लेनी है तो वहां के सचिव प्रशासन सुधार विभाग से आप सूचना ले सकते हो। ठीक है, देखिए आप कहीं से भी सूचना लेते हो, आपको सही सूचना मिली कि नहीं मिली, या फिर आपको मान लीजिए सूचना ही नहीं मिली तो आप उस सूचना के लिए आगे अपील कर सकते हो। और अपील का समय कितना रहता है, 30 दिन का। आपको 30 दिन के भीतर भीतर अपील करनी होती है। लेकिन अभी आप अपील किसको करोगे, किस अधिकारी को आप अपील करोगे, तो अपील करने किस अधिकारी को करोगे। अगर आप ग्राम सेवक की अपील मतलब अपने ग्राम सेवक से सूचना मांगी, उसने नहीं दी, तो आप ग्राम सेवक की अपील सरपंच को कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको ग्राम सेवक का मतलब सरपंच बताया था, लगभग वही होता है। आप कहीं आपको ग्राम सेवक मिल जाता है, कहीं ग्राम प्रधान मिल जाता है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ग्राम सेवक मतलब जो उप प्रधान होता है वो समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ग्राम सेवक की अपील आप किसको कर सकते हो, सरपंच को कर सकते हो। विकास अधिकारी की अपील आप किसको कर सकते हो, प्रधान को कर सकते हो। जो विकास अधिकारी है, यहाँ पे जो विकास अधिकारी है ना, उसकी अपील किसको कर सकते हो, यहाँ का जो प्रधान है उसको कर सकते हो। इसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर की अपील मतलब जो कलेक्टर है, जो देखिए कलेक्टर के नीचे पोस्ट पे आप जिला के स्तर पर आप अपील करोगे। तो अगर आपने उससे अगर आपको सूचना नहीं मिली तो अतिरिक्त कलेक्टर की जो अपील है आप उसको किसको करोगे, तो जिला कलेक्टर का, जो जिला लेवल पे जो कलेक्टर है उसको करोगे। देखिए कलेक्टर जो होता है ना जिला लेवल का, उसके नीचे बहुत से और भी पद होते हैं, जैसे कि एसडीएम हो गया, है कि नहीं। तो वो क्या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो आप उसको लिख सकते हो। उसने नहीं दी तो आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हो, समझे। अगर यहां से भी सूचना नहीं मिली, यहां से भी आपको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली, तो आपको 30 दिन के भीतर भीतर राज्य सूचना आयोग के पास आप अपनी अपील आगे कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ा सूचना का अधिकार, इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट थे आज हमने सब देखे। मैंने बीच में एक टॉपिक छोड़ दिया, उसका नाम था विवेक जागरूकता। वो टॉपिक मैंने इसलिए छोड़ा कि मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट से, जो कि मुश्किल से 5 या 6 नंबर का पार्ट है, इस पार्ट से वो टॉपिक आएगा। मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक नहीं लगा, इसलिए मैंने उस टॉपिक को थोड़ा स्किप कर दिया है। हाँ, हालांकि मुझे अगर थोड़ा टाइम मिला भविष्य में तो मैं उसको उस टॉपिक का वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा है, उपभोक्ता और सूचना का अधिकार। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ के अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।